एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे क्लास 11th का फिजिक्स, जिसमें हम सब इसके पहले वाले पोर्शन में न्यूमेरिकल देख चुके हैं ना, वेक्टर के एडिशन पे। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का वियोजन, सदिशों का वियोजन। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत थोड़ा ध्यान से बस देखना। मान लो ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, और आपका ये क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, आपको कोई एक वेक्टर दिया है। मान लो इस वेक्टर का जो परिमाण है वो कितना है, 5 न्यूटन। मान लो ये आपका है वेक्टर ए। ठीक, ये आपका कौन सा वेक्टर है, ए। और इस वेक्टर का परिमाण आपको दिया कितना, 5 न्यूटन, और बता दिया कि एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे, 30। तो क्या इस सदिश को आप आई कैप और जे कैप में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? क्यों, कैसे? सबसे पहले आप क्या करना, इस वेक्टर का ध्यान से देखो। इस वेक्टर का, इस सदिश का एक घटक इधर आएगा और इस सदिश का एक घटक इधर जाएगा। कैसे? उसके लिए आप क्या करना, ये जो एंगल, जिस कभी जरूरी नहीं है कि ये एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ही थे, कभी कभी ये एंगल वाई एक्सिस के साथ दे सकता है। तो जिस एक्सिस के साथ, जिस अक्ष के साथ आपको ये कोण दिया रहेगा, उस अक्ष पे आप एक क्या खींच दो, परपेंडिकुलर। बात समझ आ रहा है ना? तो अगर आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचा, मान लो ये ओ है, और चलो हम इसे बोल दे रहे हैं पी, और इसे मैं बोल दे रहा हूं कितना, तो क्या आप इस त्रिभुज, यानी त्रिभुज ओ पी क्यू से क्या साइन 30 अंश बराबर क्या बोल सकते हो? यहाँ पर थीटा ही लगेगा, थीटा का वैल्यू 30 अंश है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब। लंब यानी पी क्यू, लंब यानी पी क्यू बटे कर्ण, और कर्ण आपका यही है 5 न्यूटन। तो क्या यहां से आप बता सकते हो क्या, पी क्यू बराबर 5 साइन 30 अंश। क्लियर है? इस त्रिभुज में आप cos थीटा लगाओ। cos थीटा बराबर क्या होगा, सामने वाला तो लंब हुआ, ये आधार हो जाएगा, यानी आधार बटे कर्ण होता है ओ क्यू बटे कर्ण। कर्ण तो आपका वही फिर से 5 है, तो और थीटा की जगह कितना है, 30 अंश है। तो यहां से बताओ ओ क्यू बराबर कितना लिख सकते हो, 5 भाग इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा, यानी 5 cos 30, यानी ये जो ओ क्यू आया, ये वैल्यू कितना आया, 5 cos 30 अंश, और ये जो पी क्यू आया, ये कितना आया, 5 sin 30 अंश। तो अगर ये 5 sin 30 अंश है, तो यानी इसके सामने ये जितना पड़ेगा, ये भी तो 5 sin 30 अंश ही होगा। अरे बोलो, जितना ये है वही इतना ये भी तो होगा। तो अब ध्यान से देखना, इस वेक्टर का मैंने 2 घटक किया, एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और इस वेक्टर का जो दूसरा घटक है किस डायरेक्शन में आया, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। और आपको पता है 5, इसे आप क्या, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो क्या आप इसे 5√3/2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, यानी आप इसे 5/2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? तो जो आपका ये वेक्टर था, यानी वेक्टर ए, या आप इसे बोल सकते हो वेक्टर ओपी। अरे बोलो, ये उसे पी तक ही तो है ना, आप इसे वेक्टर ओपी बोल सकते हो, या आप वेक्टर ए बोल सकते हो। तो ये किसके बराबर आया, इस वेक्टर का कुछ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन घटक आया, और इस वेक्टर का कुछ वाई एक्सिस के डायरेक्शन घटक आया। तो ये कितना आ गया, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना आया, 5√3/2 एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में तो आप क्या बोलोगे, आई के, प्लस वाई के डायरेक्शन में कितना आया, 5/2, क्या हो गया, जे के। तो आप इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? तो आपको जो वेक्टर दिया था, उस वेक्टर को आपने क्या किया, रिजॉल्व कर दिया, वियोजित कर दिया। कैसे वियोजित किया, 2 सदिशों के रूप में वियोजित किया है, जिसमें से एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और दूसरा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर अक्षों में आपने उसे क्या किया, वियोजित कर लिया। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? तो क्या कोई भी सदिश दिया जाएगा, इस तरीके से आप उसे वियोजित कर सकते हो, नहीं वियोजित कर सकते हो? याद रखना, कैसे वियोजित करोगे, जो एंगल जिस अक्ष से सटा होगा उधर cos होगा
और जो दूर वाला होगा उधर साइन हो जाएगा। क्लियर है? आपको यदि ये लिखना हो तो आप लिखो, फिर इस पे हम प्रैक्टिस करते हैं और ज्यादा। चलो तो अब आगे चलते हैं इससे। जैसे ध्यान से देखना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी वेक्टर, जिस वेक्टर को आपको रिजॉल्व करना होगा यानी वियोजित करना होगा, आप जो एंगल दिया रहेगा, जिस अक्ष के साथ एंगल दिया रहेगा उधर आप एक परपेंडिकुलर डालो उस अक्ष पे, तो जो सटा वाला एंगल रहेगा उधर कास हो जाएगा, और जिससे एंगल नहीं सटा रहेगा उधर साइन हो जाएगा। एग्जाम्पल में और देखो, मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। कोई एक वेक्टर है, इस वेक्टर का मान लो बोल देते, इस वेक्टर को मैं क्या बोला, ये मान लो 6 न्यूटन का कोई एक वेक्टर है जो कि इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, 60 डिग्री का। तो आप इस वेक्टर को आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखो। आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, इसका एक घटक क्षैतिज होगा और एक वर्टिकल घटक होगा। बात समझ आ रहा है ना? इसका एक एक्स एक्सिस में घटक जाएगा और एक वाई एक्सिस में घटक जाएगा। इस वेक्टर का एक्स, यहां से आप परपेंडिकुलर जब डालोगे तो यही तो एक्स घटक होगा इतना, और ये जो आपका इतना, यही तो वाई घटक है। इतना बोलो या इतना बोलो, बात समझ आ रहा है? दोनों एक ही बात है। तो आप डायरेक्ट अब करना सीखो। ये जो एक्स एक्सिस में आया, ये कितना आ जाएगा, पूरा ये वेक्टर है कितना, 6, और एंगल एक्स एक्सिस के साथ सटा है, तो जिस अक्ष के साथ एंगल सटा होगा उधर आप क्या लिखोगे, कॉस। क्या लिखोगे, और एंगल कितना है, 60 डिग्री। समझ आ रहा है कि नहीं? बात समझ आ रहा है? और ये वाला घटक कितना आ जाएगा, 6 साइन 60 डिग्री। तो आप इसे हल कर सकते हो। 6 cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, यानी ये 3 हो गया, और 6 sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, 2×3 6, यानी ये 3/3 हो गया। बात समझ आ रहा है? अगर आपको इस वेक्टर को लिखना होगा, यानी वेक्टर ए को आप कैसे लिख सकते हो, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इसका घटक है 3 आई कैप। आई कैप बता रहा है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, प्लस वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कितना है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कितना है इसका घटक, 3/3। समझ में आ रहा है? तो क्या कोई भी सदिश आपको दिया जाए वियोजित कर सकते हो? बिल्कुल ठीक है। अब मान लो कि आपको ये सदिश दिया है, ये है मान लो वेक्टर बी है, मान लो ये है 4 न्यूटन का, लेकिन एंगल आपको इधर से दिया है 30। ठीक है, क्या चलो हम इसे कर देते हैं कितना, 6 न्यूटन। ठीक है, 6 न्यूटन का कोई एक आपका एक बल है या एक वेक्टर है। इस वेक्टर को मैंने क्या बोला, वेक्टर बी, जो कि वाई एक्सिस साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 अंश। तो क्या इस वेक्टर को भी आप वियोजित, इसका एक घटक एक्स में जाएगा, इसका एक घटक वाई में जाएगा। और याद रखना ये बात, आप जिन दो घटकों में वियोजित कर रहे हो वो दोनों घटक एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। बात समझ आ रहा है ना? जरूरी नहीं है आप हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही वियोजित करो, आप किसी भी लाइन में वियोजित कर सकते हो। बस दोनों, जिन दो अक्षों में वियोजित करोगे वो दोनों अक्ष एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, यानी लंबवत होने चाहिए, यानी उनके बीच एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। एग्जाम्पल में मैं बोलूं, जैसे आपका एक वेक्टर, जैसे ये बात समझ आ रहा है ना, एक सदिश ये है, आप बोलोगे ये तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, इसे आप कैसे वियोजित करोगे, सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप, ये तो सही बात है ये एक्स एक्सिस के दिशा में ही है, लेकिन ये बात नहीं है कि आप इसे वियोजित ही नहीं कर सकते हो। यस यू कैन, आप कर सकते हो इसे वियोजित। कैसे? एक आप अपने मन से ये अक्ष ले लो, तो दूसरा अक्ष इसके क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो माने इसका एक घटक इधर जाएगा और इसका एक घटक इधर जाएगा, इसे भी आप वियोजित कर सकते हो। लेकिन हमें सामान्यतः सभी वेक्टर को एक्स और वाई में वियोजित करना होगा, तो अपने मन से इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन इस कॉन्सेप्ट का काम आएगा जब आप पढ़ोगे फ्रिक्शन, घर्षण। ठीक है, तो वहां पर हम लोग ऐसे दो घटकों में वियोजित करेंगे जो न तो एक्स एक्सिस होगा न तो वाई एक्सिस होगा, लेकिन होगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आप किसी भी वेक्टर को दो ऐसे अक्षों में वियोजित कर सकते हो जो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जरूर नहीं कि वो दोनों हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो, वो किसी भी एंगल पे हो सकते हैं, लेकिन इनके बीच एंगल कितना होगा, 90 अंश। क्लियर है ये चीज? फिलहाल अभी आप एक्स और वाई वियोजित करना सीखो। जैसे तो ये, इसे आप कैसे वियोजित करोगे, तो आपको पता चला ना, आप ये वाई एक्सिस साथ एंगल दिया, तो आप इधर एक परपेंडिकुलर खींच सकते हो, नहीं खींच सकते हो। इस वेक्टर का एक घटक ये होगा और एक घटक आपको ये मिलेगा, यही वाला एक्स घटक होगा, अपने घटक होगा। तो बताओ इसका जो वाई घटक होगा ये कितना होगा, 6
जिधर एंगल सटा होता है उधर उस साइड cos होता है, तो ये वाई एक्सिस से एंगल सटा के दिया है, तो ये इधर कितना हो जाएगा cos 30। और इसका जो यक्स घटक आएगा यानी ये घटक, ये कितना हो जाएगा 6 sin 30। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ये चीज ना। क्यों आपने इधर काट लिखा, क्योंकि ये एंगल इस एक्सिस से सटा था, तो जो एंगल जिस एक्सिस से सटा होगा उस साइड cos जाएगा और दूसरे एक्स पे साइन। क्लियर है? तो बताओ ये कितना हो जाएगा 6 cos 30 का वैल्यू √3/2, तो ये कितना हो जाएगा √3/2 और 3 √3। कर सकते हो ऐसा। ये कितना आ जाएगा 6 sin 30 का वैल्यू 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 2 3 6 यानी 3। तो अगर आपको इस वेक्टर बी को लिखना होगा तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, पहले x वाला लिखते हो, x में कितना है 3 और x एक्सिस बताने के लिए i के बताओगे, प्लस y में कितना है 3 √3 और क्या बात समझ में आ रहा है। एक चीज आपने नोटिस किया, ये दोनों सेम ही है, क्यों है ना सेम, दोनों एक ही जैसे नहीं है, क्यों ऐसा। यहाँ पर भी तो 6 रखे थे, यहाँ पर भी तो 6 रखे थे, वही तो है। एंगल यहाँ पर 30 था, यहाँ पर तो 60 था, तब कैसे अलग अलग साहब। ये x एक्सिस के साथ एंगल दिया था और यहाँ पर ये y एक्सिस के साथ एंगल दिया है। आपको पता है ना पूरा एंगल 90 होता है, अगर ये 60 होगा तो ये 30 ही तो होगा, तो है तो एक ही चीज, तो आएगा तो एक ही वेक्टर, इसीलिए दोनों क्या आया है सेम आया। समझ आ रहा है? ठीक है, आगे चला जाए। चलो अब ध्यान से देखना, जैसे अब वियोजन का काम कैसे पड़ेगा। अभी तक आपने दो सदिशों को जोड़ना सीखा फार्मूला वाइज, अब हम दो सदिशों को जैसे 2 या 2 से अधिक सदिश देंगे तो उनको, क्योंकि अगर 2 सदिश रहेंगे तो आप फार्मूला से आसान पढ़ सकता है, लेकिन 3 सदिश 4 सदिश 5 सदिश आ जाए तब आप कैसे जोड़ोगे। तो आपके लिए वो अभी तक आपने जो मेथड पढ़ा है वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा कि नहीं कॉम्प्लिकेटेड होगा। उसके लिए आप क्या करोगे, जितने भी सदिश दिए रहेंगे सब सदिशों को x और y में वियोजित कर दो। किसमें वियोजित कर दो, x और y में वियोजित करोगे, क्योंकि जब x और y में वियोजित करोगे, जैसे मान लो कि आपको एक वेक्टर ये दिया है और आपको एक वेक्टर ये दिया है, तो क्या इस वेक्टर का एक घटक x में जाएगा और इस वेक्टर का एक घटक y में जाएगा, तो इसका काम खत्म। अरे भी इसका x और y घटक में इसे तोड़ दिए। सेम वैसे ही इस वेक्टर का भी कुछ x घटक होगा और इस वेक्टर का भी कुछ y घटक होगा, इसका काम खत्म। अब ऐसा बन गया 2 सदिश एक ही डायरेक्शन में है और 2 अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको ये पता है जब 2 सदिश एक ही दिशा में होते हुए जुड़ जाते हैं, मान लो जैसे अगर ये 2 आया ये 3 आया, तो इस डायरेक्शन में फाइनली 5 आ गया कि नहीं 5 आ गया। मान लो इस साइड ये 5 आया और इस साइड ये 3 आया, तो अब आपको पता है कि जब 2 वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में तो घटते हैं, बताया गया ये ना। जैसे अगर इस डायरेक्शन 5 है इधर 3 है तो नेट बड़े वाले के साइड आएगा और 5 में से 3 घटाओगे नेट कितना आ जाएगा 2। तो अगर 5 इधर आया 3 इधर आया तो नेट ऊपर 2 आया कि नहीं आया। तो जब 2 वेक्टर एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं तो उनको जोड़ने का सीधा तरीका होता है √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो सीधा आप नेट बता सकते हो इस तरीके से। बात समझ आ रहा है ना। अब कहोगे वैसे ही था, वैसे भी हम बता सकते थे, बिल्कुल बता सकते। अब ये 3 वेक्टर 4 वेक्टर आएगा तब सबको जोड़ के x और y में वियोजित कर दोगे, x वाला जो एक ही डायरेक्शन होगा जुड़ जाएगा, जो अपोजिट डायरेक्शन होगा घट जाएगा और नेट एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा। सेम वैसे y वाले में भी जो एक डायरेक्शन होगा वो जुड़ जाएगा और जो अपोजिट डायरेक्शन होगा वो घट जाएगा। तो फाइनली आपको एक x मिलेगा और आपको एक y मिलेगा, और जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका रिजल्टेंट आप निकालना जानते हो। तो आओ इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले सिंपल। जैसे मान लो कि एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है a, ये x एक्सिस में है कितना 2 न्यूटन, ठीक है। और एक वेक्टर है 5 या 6 न्यूटन का, जो कि x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लो 60 अंश का एंगल, ठीक है। इस वेक्टर को मैंने क्या बोल दिया, वेक्टर बी, और ये आपका है वेक्टर ए। आपसे बोला है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो आएगा वो बताओ क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आपको बताना है। कैसे बताओगे? सबसे पहला तरीका आप फार्मूला से भी जा सकते हो। अरे पहले वेक्टर का परिमाण पता है, दूसरे वेक्टर का परिमाण पता है, दोनों के बीच एंगल पता है, तो रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला जानते हो ना, √a²।
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वहां से निकाल सकते हो। तो अब इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे बीच में आएगा इनके, बोलो। अरे दो वेक्टर का रिजल्टेंट उनके बीच से ही पास करता कि नहीं पास करता, तो कितने एंगल पाएगा, एंगल निकालने का भी आप फार्मूला जानते हो, तो आप वहां से भी इनका रिजल्टेंट, चलो दो तीन मेथड से हम इसे निकालते हैं। पहला उसी मेथड से निकालो रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का फार्मूला कितना हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2a 2b 6 इंटू cos 60 डिग्री। ठीक है, r बराबर कितना होगा, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 6 के और cos 60 का वैल्यू, चलो भी 6 दूनी 12 दूना 24 और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, रूट ऑफ ये 12 हो जाएगा, तो 40 40 10 50 और 2 52। इनका रिजल्टेंट कितना आ गया 52। ठीक है, आप इसे और सरल कर सकते हो, बीच पे छोड़ते हैं। अब फिर तो मान लो ये जो रिजल्टेंट आया कहीं ऐसे बीच से पास करेगा नहीं पास करेगा, तो बताओ कितना एंगल बना रहे हैं, मान लो ये एंगल कितना है अल्फा। अरे इनका रिजल्टेंट इनके बीच से इसके साथ भी जो पहला वेक्टर है उसके साथ भी कुछ एंगल बनाएगा, और जो रिजल्टेंट है दूसरे के साथ भी तो कुछ एंगल बनाएगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि पहले के साथ कितना एंगल बनाता है। तो आपको अगर इन रिजल्टेंट वेक्टर का पहले के साथ एंगल अल्फा है, तो आपको tan अल्फा बराबर पता है, पहले के साथ एंगल निकालना है, तो आप क्या करते हो b sin थीटा अपान a प्लस b cos थीटा। भूल गए क्या ये फार्मूला, याद है ना, ये फार्मूला क्या था, रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर ए के साथ एंगल निकालने का फार्मूला। तो बताओ कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू देखो, बताओ बी वाई दूसरा वेक्टर 6 है, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 60 बटे ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस बी cos थीटा, बी का वैल्यू कितना है 6 और cos थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 60। तो कितना हो गया 6 साइन 60 का वैल्यू √3/2 अपान 2 प्लस 6 इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2। तो कितना आया 2/3 6, 3√3 ऊपर आया और ये 2/3 6, 3 2 5। यानी tan अल्फा बराबर आपको कितना मिला 3√3/5, या आप बता सकते हो यहाँ से अल्फा बराबर ये tan इधर जाके tan इनवर्स हो जाएगा ना, tan इनवर्स 3√3/5। बात समझ आ रहा है। तो पहले मेथड से आप निकाल सकते थे, तो मैं यहाँ पर रिजल्ट लिख रहा हूँ। इनका जो रिजल्टेंट आया कितना आया √52 और इनका जो एंगल आया वो कितना आया tan इनवर्स 3√3 अपान। बात समझ आ रहा है। अब दूसरे मेथड से यही काम करें, ठीक है, किस मेथड से करते हैं, आप अभी जो सीखे मेथड तोड़ने जोड़ने वाला उससे करें। कैसे, चलो आप इसे भूल जाओ, इनका रिजल्टेंट अभी भूल जाओ। ध्यान से देखो, आपको पता है कि आप वेक्टर को x और y में तोड़ते हो, जो पहला वेक्टर है ये ऑलरेडी x में ही है, तो ये जो दूसरा वेक्टर है इसको आप x और y में तोड़ दो। कैसे बताओ, वेक्टर b को आप कैसे लिख सकते हो, अब यहाँ पर हम लिख नहीं रहे, इधर एंगल सटा है तो इधर cos जाएगा और इधर sin जाएगा। अरे जिस एक्सिस के साथ एंगल सटा रहता है उधर cos होता है और दूसरे एक्सिस के साथ sin होता है। तो बताओ इसका इधर जब कितना लिखोगे 6, x वाले में बात कर रहे हैं 6 cos 60 डिग्री, यही बोलोगे, प्लस इस साइड कितना हो जाएगा 6 sin 60 डिग्री। सॉरी, इधर आप i कैप भी लिखोगे और यहाँ पर आप j कैप, क्योंकि कैसे पता था कौन x में कौन y में, i कैप x वाला j कैप। तो वेक्टर b बराबर कितना होगा 6 cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 i कैप प्लस 6 sin 60 का वैल्यू √3/2 j कैप। तो वेक्टर b बराबर कितना 2/3 6, तो 3i कैप प्लस 2/3 6 3√3 वेक्टर b पता चला। अब वेक्टर a आपको कितना दिया है, वेक्टर a कितना दिया है, वेक्टर a तो पूरा x एक्सिस में है, यानी ये केवल i कैप में एक नहीं है, j कैप में तो कुछ नहीं है। तो ठीक, आपको क्या करना था, वेक्टर a और वेक्टर b को जोड़ना था, यानी आपको वेक्टर a प्लस वेक्टर b चाहिए। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकालने के लिए आप क्या करते हो, x वाले में x मतलब i कैप में, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 5 i कैप प्लस 3√3 j कैप, यही हुआ ना। अब बताओ आपको इस वेक्टर का परिमाण चाहिए, तो अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो हमने इसी वेक्टर को बोल दिया ये तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर,
अरे वेक्टर ए में वेक्टर बी जोड़ो, जो आए यही तो आपका फाइनली वेक्टर है, यही तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का परिमाण अगर चाहिए तो आर बराबर कैसे, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, और प्लस 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करो, 3 3 का 9 3 27। तो आर बराबर कितना आया 7 5 12 की 2 हाथ से लगा 1 2 2 1 4 1 5, वही है कि नहीं आया रिजल्टेंट वेक्टर फिर से अंडर रूट। और अगर एंगल निकालना है तो एंगल कैसे निकालोगे, ध्यान देखो, इसको आप फिगर बनाओ। 5 आई का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस में 5, और 3 अंडर रूट 3 जे का मतलब क्या है, वाई एक्सिस में, जे का मतलब वाई एक्सिस में कितना है 3 अंडर रूट 3। और इसका अगर रिजल्टेंट निकालना है तो यही तो इसका रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा। तो रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना है, तो यही आपको एंगल चाहिए। अगर ये 3 अंडर रूट 3 है तो यानी ये भी 3 अंडर रूट 3 होगा। यहाँ पर अगर आप tan थीटा लगाओगे तो tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना हुआ 3 अंडर रूट 3 और आधार कितना हुआ 5, 3 अंडर रूट 3 बटे 5, वही सेम आया कि नहीं सेम आया। तो आप किसी भी तरीके से जा सकते, ठीक है। चलो अब सेम क्वेश्चन हम अगले की तरह, अगला क्वेश्चन नंबर 3। मान लो आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है आपका 6 न्यूटन का, और एक दूसरा वेक्टर है ये भी कितने न्यूटन का है 6 न्यूटन का है। और मान लो इनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल, 6 न्यूटन एट एन एंगल 60 डिग्री। चलो इसे बोल देते हैं वेक्टर ए, और इसे बोल देते हैं जो 6 न्यूटन का है इसे बोल देते हैं वेक्टर बी, ठीक है। इन दोनों वेक्टर को आपको ऐड करना है, यानी आपसे पूछा है कि चलो आप बताओ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो होगा इसी को हम रिजल्टेंट वेक्टर बोल देंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर आपको बताना है, रिजल्टेंट वेक्टर बताने का मतलब इसका आपको वैल्यू बताना है और इसका आपको एंगल बताना है कि कितने एंगल पे होगा एक्स एक्सिस से। तो फिर वही चीज है, आप इसे जो फार्मूला जानते हो उससे भी आप इसे कर सकते हो, आपने कल जो रिजोल्यूशन सीखा है उससे भी कर सकते हो। तो चलो फिर से हम सब दोनों मेथड से करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला वाले मेथड से करते हैं। जब आप फार्मूला वाले मेथड जाओगे तो वेक्टर ए का परिमाण कितना दिया है 6 न्यूटन, वेक्टर बी का परिमाण कितना दिया है 6 न्यूटन, और उनके बीच एंगल कितना दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो रिजल्टेंट का फार्मूला आपको पता है ना, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर बराबर कितना होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6 इंटू बी की जगह भी आपका कितना है 6, और cos थीटा की जगह कितना है 60। तो कितना आया 6 का वर्ग करोगे 36, 36 ये भी 36, 36 36 गुना 72, और cos 60 का वैल्यू 1/, cos 60 का वैल्यू 1/2। तो कितना हुआ 36 गुना 72 होता है, तो कितना आया 36 36 36 6 6 12 36 18 1 3 3 6 3 9 108, ठीक है। तो अब 108 आप इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हो, थोड़ा देख सकते हो कितना 12 9 108 होता है ना, या आप इसे देखो 2 5 10 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4 2 7 14 3 9 3 27 3 3 9 3 1 3, 1 3 बाहर आएगा 1 2 बाहर गया यानी 6 अंडर रूट 3। तो आप इसे लिख सकते हो कितना 6 अंडर रूट, बात समझ आ रहा है ना। तो ये आपका हो गया रिजल्टेंट। अब फिर ये जो रिजल्टेंट, क्योंकि आपको पता है रिजल्टेंट कहीं ना कहीं ऐसे बीच से होगा, तो ये जो रिजल्टेंट होगा और कैसे बीच से हम लिख रहे हैं आपको पता है कि अगर एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये है, इसके पैरेलल आप एक लाइन खींचोगे तो इसके पैरेलल आप एक लाइन खींचोगे, तो ये जो होगा यही आपका क्या हो जाएगा रिजल्टेंट। आपको रिजल्टेंट वेक्टर मालूम चला। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ, ये आपका वेक्टर ए है और आपका ये वेक्टर बी है, रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनाता है, मान लेते हैं इस एंगल को क्या अल्फा, आपको ये एंगल अल्फा भी निकालना है। तो क्या आपको ये पता है tan अल्फा बराबर, आपको फार्मूला मालूम है, अगर आपको ए के साथ एंगल बताना है तो आप क्या लिखते हो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो b का वैल्यू कितना है 6, sin थीटा का जगह कितना आपको रखना है 60, a की वैल्यू 6 है, b का वैल्यू 6 है, और cos 60। तो कितना हुआ 6 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है अपॉन 6 प्लस 6 cos 60 का वैल्यू 1/2, तो 2 तिहाई 6, तो कितना हुआ 3 अंडर रूट 3 बटे 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 6 6 3 9, तो 3 त्रिका 9, तो अंडर रूट 3 बटे 3, यानी अब आपको पता है आप इसे ऐसा लिख सकते हो कि नहीं अंडर रूट 3 ये तो है, 3 को 2 अंडर रूट में आप तोड़ सकते हो, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा और एक बचेगा 1/√3। समझ आ रहा है। तो बताओ अल्फा का वैल्यू कितना ले की वैल्यू 1/√3 आ जाए 30।
तो यानी यहाँ से आपको क्या मिला, अल्फा बराबर 30 अंश। अरे tan अल्फा बराबर 1/√3 आया है ना, तो यानी अल्फा बराबर 30 अंश होगा तभी तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होगा। तो यहाँ से आपको मिला अल्फा बराबर 30 अंश, यानी रिजल्टेंट आपको कितना मिला, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका परिमाण आपको मिला 6√3, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितने एंगल पे है, एक्स एक्सिस के साथ 30 अंश के कोण पे। तो आप पहले मेथड से इसे लगा सकते हो। आओ आप इसे पहले लिख लो, फिर हम चलते हैं इसकी दूसरी मेथड पे। तो आप लिख चुके होंगे, चलो अब देखो इसका दूसरा मेथड क्या है कि आप दोनों वेक्टर को x और y एक्सिस में तोड़ो, सिंपल करो। कैसे, पहली बात तो जो वेक्टर a आपको दिया है ये आपका x एक्सिस में ही है, ये तो x एक्सिस में, अब इसको आपको रिजॉल्व करने का कोई काम ही नहीं, इसको वियोजित करने का कोई काम ही नहीं है। तो आपको वेक्टर a कितना दिया है 6, x एक्सिस में है, तो ये कितना हो जाएगा लिख सकते हो ना ऐसा। अब ये जो वेक्टर b है इसको आपको, इस वेक्टर का दो घटक होगा, एक x एक्सिस में और एक इसका घटक होगा y एक्सिस में। तो x एक्सिस में कितना घटक आएगा, क्योंकि आपको कल बताए थे एंगल जिस एक्सिस के साथ सटा होता है उधर कहा जाता है और दूसरे वाले एक्सिस की जगह साइन जाता है। तो इस वेक्टर का यानी जो वेक्टर b है इसका दो घटक होगा, एक x डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 6 cos होगा ना, क्योंकि उधर एंगल सटा है cos 60 और ये i कैप है क्योंकि ये x में है, और y में कितना हो जाएगा 6 sin 60 डिग्री j कैप। तो वेक्टर b बराबर यही हुआ कितना 6 cos 60 का वैल्यू 1/2 i कैप प्लस 6 sin 60 का वैल्यू √3/2 j कैप। तो 2/3 6, 2/3 6, तो वेक्टर b बराबर कितना हुआ 3 में 1 का गुणा करो 3 ही आएगा, तो 3i कैप प्लस ये कितना होगा 3√3 j कैप। बात समझ में आ रहा है, आपको वेक्टर a भी पता चल गया i कैप j कैप के फॉर्म में, और आपको वेक्टर b भी पता चल गया i कैप और j कैप के फॉर्म में। तो क्या i कैप j कैप के फॉर्म में यदि 2 या 2 से अधिक वेक्टर होते तो आप जोड़ना जानते हो नहीं जानते हो, कैसे जोड़ोगे इसे, यहाँ से आपको मिलेगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b, i वाले में i को जोड़ोगे, j वाले में j को जोड़ोगे। तो यहाँ पर i वाला कितना है 6, यहाँ पर 3 है, तो 6 3 9 i कैप हुआ। j वाला यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर तब जो बचा है वही आप लिखोगे 3√3 कितना j। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हुआ, इसी को मैं बोल सकता हूँ क्या वेक्टर, ये तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर का परिमाण चाहिए तो आप कैसे i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर करते हो। जब कोई वेक्टर i कैप और j कैप k कैप में होता है तो उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप क्या करते हो, i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर प्लस k वाले का स्क्वायर करके जोड़ के उसका क्या करते हो अंडर रूट लेते हो। तो ये कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर 9 9 81, और 3√3 का जब स्क्वायर करोगे तो 3√3 का स्क्वायर का मतलब क्या 3√3 गुणे 3√3, तो 3 त्रिका 9 और √3 और √3 मिलकर कितना आ जाएगा 3, तो 9 3 कितना 27, ये कितना आ जाएगा 27। तो r बराबर कितना 7 1 8 8 2 10 108, और अभी आपने निकाला था 108 का वैल्यू कितना 6√3। तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ गया 6√3 न्यूटन का। तो तभी तो दूसरे मेथड से भी तो वही आया था, नहीं आया था, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अब आपको अगर चाहिए कि ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है ये कितने एंगल पे है, तो इसके लिए आपको कल बताए थे कि आप इसे ड्रा कर लिया करो। जब भी कोई वेक्टर i कैप j कैप के फॉर्म में दिया हो तो एंगल निकालना बहुत सिंपल हो जाता है, बस आप उसे ड्रा कर लो। कैसे, x एक्सिस में कितना है 9, y एक्सिस में कितना है 3√3। अगर ये 3√3 है तो बताओ इनका रिजल्टेंट आप कैसे निकालते हो, इसके पैरेलल एक लाइन, इसके पैरेलल एक लाइन, यही जो बीच से जाएगा यही इसका रिजल्टेंट है कि नहीं है, यानी यही वेक्टर आपका है 9i कैप प्लस 3√3। तो अगर ये एंगल आपको बताना है, मान लो ये एंगल कितना है अल्फा, अगर ये 3√3 है तो ये भी 3√3 हो जाएगा। इस त्रिभुज में ये जो आपका त्रिभुज दिखा, इस त्रिभुज में आप क्या लगा दो tan अल्फा बराबर कितना लंब बटे आधार, लंब कितना है 3√3 और आधार आपका कितना है 9, तो ये 3 त्रिका 9 यानी √3/3 आया, तो √3/3 को वही फिर √3 और √3 एक कट जाएगा और एक आपका बच जाएगा 1/√3, और 1/√3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री 30 अंश। तो क्या ऐसा करने पर भी आपको वही एंगल और वही वैल्यू मिला कि नहीं मिला, बात समझ आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, तो आप इसे लिखना है तो लिखो। फिर हम एक तीसरा भी तरीका इसका देखते हैं कैसे, आप लिख चुके होंगे। अब ध्यान से देखो, क्या आपको जो दो वेक्टर दिए गए हैं आपने देखा कि दोनों वेक्टर बराबर हैं, अरे ये भी 6 न्यूटन का है, ये भी 6 न्यूटन का है। तो जब दो वेक्टर बराबर होते हैं
और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री होता है, उनका रिजल्टेंट जैसे आपको पता है यदि a बराबर b हो और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो, जो आपको स्पेशल केसेस पढ़ाए गए हैं, तो वहां पर आपको बताया गया था रिजल्टेंट होता है वो कितना होता है a अंडर रूट t, ख्याल है ना। तो सीधा तो यहाँ पर रिजल्टेंट कितना हो जाएगा a माने पहला वेक्टर आपका 6 और अंडर रूट 3, आप डायरेक्ट बता सकते हो। और आपको पता है कि जब दो वेक्टर बराबर होता है तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच पास करता है, यानी अगर पूरा एंगल 60 है तो ये भी एंगल 30 होगा और ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। पास समझ आ रहा है? तो डायरेक्ट एंगल भी आप बता सकते हैं, तो वही तो एंगल है। तो क्या समझ में आ रहा है आपको ये चीज? चलो, तो इसे भी यदि आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो, आपको तीसरे मेथड से आपने इसे कर पाया। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ या अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब यहाँ पर इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हैं। तो जब भी कभी भी अब आपको 2 या 2 से अधिक वेक्टर देंगे तो आप उन्हें तोड़ तोड़ के, मतलब उनको रिजॉल्व करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में उनके घटक को लेके आप उसे क्या कर सकते हो। तो करना क्या है आपको, बस एक ही बात याद रखना, अगर ये वेक्टर है, जैसे मान लो आपका ये वेक्टर क्या है ए, ये वेक्टर क्या है ए, अगर इसका वैल्यू कितना है ए, मान लो ये जो वेक्टर ए है इसका वैल्यू कितना है ए, और ये कितना एंगल बनाया है थीटा, तो ये जो वेक्टर ए है इस वेक्टर ए का 2 घटक आएगा, एक x वाला घटक आएगा और एक y वाला घटक आएगा। तो जो x वाला घटक आएगा उसमें आप i कैप करके लिखोगे और जो j वाला घटक आएगा y वाला घटक आएगा उसमें आप j कैप करके लिखोगे। और x वाला घटक होगा कितना, इतने का, क्योंकि इधर एंगल कर सटा इधर कहा जाएगा, यानी a cos थीटा आई कैप, और ये वाला जो इसका घटक जाएगा a साइन थीटा जे कैप, ये आपका क्या हो जाएगा वेक्टर ए। बात समझ आया ना। तो किसी वेक्टर को आप इस तरीके से घटक में तोड़ के आप लिखोगे और जब आई कैप जे कैप में आ जाएगा तब वेक्टर को जोड़ना बहुत आसान हो जाता है। आई जितने भी रहेंगे सबके आई को एक जगह जोड़ दो और जितने भी रहेंगे सबके जे को एक जगह जोड़ दो। क्लियर है? तो चलो कुछ क्वेश्चन हम सब करते हैं इस पे। क्वेश्चन को देखो, मान लो अगला क्वेश्चन आपका ये है, एक वेक्टर है कितना है 2 न्यूटन का, ठीक है। इस डायरेक्शन से 60 डिग्री पे एक दूसरा वेक्टर है, ये भी कितना है मान लो 2 न्यूटन का, और फिर इस डायरेक्शन से 60 डिग्री पे एक तीसरा वेक्टर है और ये भी कितना है 2 न्यूटन। ये आपका हो गया वेक्टर ए, ये आपका हो गया वेक्टर बी और ये आपका हो गया वेक्टर सी। आपको इन तीनों वेक्टर को जोड़ना है। तो क्या आपको पता है त्रिभुज नियम से भी आप जा सकते हो, या सॉरी बहुभुज नियम, 2 से अधिक सदिशों के योग के लिए आपने बहुभुज नियम पढ़ा है। ये इस क्रम में है, ये इस क्रम में है, ये इस क्रम में है। तो जो इस बहुभुज को बंद करने वाली फाइनल भुजा होगी वही तो इसका रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया रिजल्टेंट, यानी वेक्टर आर यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये तो आपने डायग्राम में बना लिया ना, लेकिन ये होगा कितना, यहाँ से कितना एंगल बनाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा, आपको ये बताना है। आप इसे सबसे पहले आप क्या करना, जितने भी वेक्टर हैं सबको आप शिफ्ट करो एक्स एक प्लेन। कैसे प्लेन? क्या वेक्टर ए एक्स एक्सिस में ही है 2 न्यूटन का? अरे 2 न्यूटन का आपका ये वेक्टर ए ही तो है, और फिर वेक्टर ए आपका एक्स एक्सिस में है और एक्स एक्सिस से 60 अंश का कोण बनाते हुए वेक्टर बी है, यानी जो आपका वेक्टर बी है वो कुछ ऐसा है, एक्स एक्सिस कितने अंश का कोण बनाया 60 अंश का, ये कितने न्यूटन का है 2 न्यूटन। बात समझ में आया? अब आपका ये जो तीसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर बी के साथ 60 अंश का कोण बनाया है, तो वेक्टर बी आपका यही है। तो वेक्टर बी के साथ 60 अंश का कोण बनाते हुए आप कौन सा वेक्टर बना सकते हो, वेक्टर सी। ये पूरा एंगल कितना हो गया 60। बात समझ आया ना? क्योंकि आप कहोगे ये कैसे शिफ्ट करके, आपको पता है कि वेक्टर को आप एक ही प्लेन में बिना डायरेक्शन बनाए आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। तो मैंने इसे शिफ्ट करके ऐसे कर दिया, मैंने इसको शिफ्ट करके यहाँ पर लाके रख दिया और इसे मैंने शिफ्ट करके एक जगह लाके, तो तीनों वेक्टर को मैं एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट से लाके ऐड कर दिया। कर सकते हो ऐसा, जितने एंगल पे बोला है, बस आपको एंगल नहीं बदलना, क्योंकि एंगल बदलोगे तो उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। तो अब बताओ 3 वेक्टर हो गए, तो क्या इस वेक्टर का भी 2 घटक होगा और इस वेक्टर का भी 2 घटक होगा, लेकिन ये वेक्टर का जो आपको एंगल पता है वो इसके साथ एंगल पता है। पहले आप ये एंगल पता करो, ये एंगल कितना होगा, ये बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल इतना कितना होगा 30 अंश ना। हाँ कैसे? क्योंकि सीधी सी बात है, ध्यान से देखो, आपको ये पता है कि यहां तक पूरा कितना बनेगा 90 अंश बनेगा। तो अगर इतना 60 होगा तो ये जो इतना बचा है
इतना कितना हो जाएगा 30। अरे पूरा 90 होता है ना, तो अगर इतना 60 हो तो इतना 30 हुआ, और आपको बोला ये पूरा 60 है, तो अगर इतना 30 है तो इधर भी कितना हो जाएगा 30 ही हो जाएगा। यानी यहाँ का जो एंगल मिला, ये एंगल आपको कितना मिला 30 अंश। बाकी में जो एंगल का काम है बस मैं उसी को रखता हूँ और बाकी सबको हटा देता हूँ। ये सब एंगल को आप हटाओ। बात समझ आया नहीं समझ आया? बस अब आपको 3 वेक्टर है, तीनों वेक्टर को, तो आपका जो वेक्टर ए है ये तो ऑलरेडी केवल एक्स में ही है, तो अगर ये केवल एक्स में है तो आप इसे क्या बोल सकते हो 2i कैप। बात समझ आ रहा है? अब ये जो आपका वेक्टर बी है इसका 2 घटक होगा, एक एक्स में और एक वाई में, तो आप इसे रिजॉल्व करो। तो वेक्टर बी को कैसे लिख सकते हो, 2 इधर एंगल सटा है, इधर आपका कास जाएगा, तो यानी 2 कास, और कितना है 60 डिग्री, और ये आया किसमें एक्स एक्सिस में यानी आई कैप, प्लस इस 2 का दूसरा y वाले घटक में कितना हो जाएगा 2 sin 60, और कितना हो जाएगा जे कैप। तो वेक्टर b बराबर कितना आया 2 cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 आई कैप, प्लस 2 sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 जे कैप। तो 2 से 2 ये कैंसिल हुआ, 2 से 2 ये कैंसिल हुआ, तो वेक्टर b बराबर कितना है, यहाँ पर केवल आपका बच्चा आई कैप और यहाँ पर आपका कितना बच्चा √3 जे कैप। तो वेक्टर b भी आपको आई कैप और जे कैप के फॉर्म में मिल रहा। अब आप इस वेक्टर c को तोड़ो, कैसे, वेक्टर सी बराबर कितना आएगा। अब ध्यान से देखो, इसका एक घटक इधर जाएगा, एक घटक इधर जाएगा, जो यक्स वाला घटक होगा, क्योंकि एंगल तो वाई के साथ आपको दिया है, तो इधर साइन होगा और इधर कास होगा। बात समझ आ रहा है ना, क्योंकि जिधर एंगल सटा रहा था उधर आपका कास होता है, तो इधर आपका क्या हो जाएगा साइन। तो कितना हो जाएगा यक्स वाले में है वैल्यू कितना 2 न्यूटन का ही तो बोला है ना, तो 2 साइन 30 अंश। बात समझ आ रहा है ना, 30, क्योंकि एंगल तो अब 30 से दिया है और इधर नहीं सटा था, इधर आपका साइन हो गया, लेकिन ये प्लस में नहीं होगा, ये माइनस में होगा, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। अरे इसका इधर वाला घटक निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जाएगा ना, तो आपका कितना हो जाएगा -2i sin 30 अंश आई कैप, और जो y वाला इसका घटक जाएगा, ये तो इधर एंगल सटा इधर कास ही जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 cos 30 अंश जे कैप। तो वेक्टर सी बराबर कितना हुआ -2 sin 30 का वैल्यू 1/2 आई कैप, प्लस 2 cos 30 का वैल्यू √3/2 जे कैप। बात समझ आ रहा है ना, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो वेक्टर सी कितना हुआ -i कैप प्लस √3 जे कैप। आपको वेक्टर सी पता चला। अब आपको तीनों वेक्टर जोड़ना है, तो वेक्टर ए, अब आप इसके नीचे ही लिखना क्योंकि मेरे पास इधर प्लेस नहीं है, तो वेक्टर ए बराबर कितना हुआ 2i कैप, वेक्टर बी बराबर कितना हुआ i कैप प्लस √3 जे कैप, और वेक्टर सी बराबर कितना हुआ -i कैप प्लस √3 जे कैप। तो जब आप इन तीनों वेक्टर के जोड़ोगे तो यही आपका रिजल्टेंट आएगा, ये तो -i ये प्लस i कैंसिल कर देगा, बचेगा कितना केवल 2i कैप, और यहाँ पर √3 क्या 2 बार √3 आ गया कि नहीं आ गया जे कैप। ये आपका कौन सा वेक्टर हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। अगर आपको इसका परिमाण चाहिए तो इसका परिमाण कैसे निकालोगे, अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, प्लस 2 √3 का स्क्वायर करोगे, 2 √3 गुणे 2 √3 करोगे तो 2 दूनी 4, और √3 में √3 का गुणा करो कितना 3, तो 4 ते कितना आया 12, और 12 4 कितना हुआ 16, और 16 का अंडर कितना होता है 4, तो इसका जो लेंथ आएगा वो कितना हो जाएगा 4 मीटर। बात समझ आ रहा है। और एंगल भी आप निकाल सकते हो, एंगल कैसे निकालोगे, आपको बताया था ना, ये आपका x में 2 हुआ और y में आपका 2 √3 हुआ, तो जब आपको ये पता चला तो यहाँ से आप ये एंगल निकाल सकते हो, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह आप ये एंगल निकाल सकते हो। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, आगे चला जाए, या एक काम करो बस आपका अब यही तक करते हैं, इसके आगे कल करेंगे आगे कंटिन्यू। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।